हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकंड शिफ्ट जो जेईई मेंस का आपका हुआ है उसके केमिस्ट्री पेपर के एनालिसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है और उसमें एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कराई हुई है, ठीक है। और उसके बाद मेजर प्रोडक्ट बन रहा है एक ए, और ये पूछ रहा है कि ए क्या होगा। क्लियर। देखिए, एल्कोहलिक क्यूएच का मतलब आपका है कि एल्कीन बनेगा। एल्कोहलिक KOH है तो आपका कंफर्म है कि क्या है, एल्कीन बनने वाला है। और इस केस में जो एल्कीन बनेगा उसमें ये अपने को पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। क्लियर। तो ऐसे केस में आपके दो जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो कभी होंगे ही नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब जो एल्कीन बनेगा या तो फर्स्ट बनेगा या सेकंड बनेगा। जो फर्स्ट एल्कीन है वो ज्यादा क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे अपने को मिल रहा है, और यही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल शेप। कौन सा चारों ऑप्शन में ऐसा है जिसका पिरामिडल शेप है। देखिए, अगर हम बात करें S डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर, ये है हमारा SO3 2-। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है बेटा आपका sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर जो शेप है आपका वो कैसा हो गया, पिरामिडल हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बेटा आपका SO3 2-। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IUPAC नेम ऑफ कैटेकॉल। कैटेकॉल एनसीईआरटी में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली कैटेकॉल होता क्या है, देखिए बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन के हेड पे ऊपर और यहाँ एक और 2 OH यहाँ पे लगे हुए हैं। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो इसका IUPAC नेम क्या होगा। बेंजीन है, बेंजीन के 1 पे और 2 पे ऑल लगा हुआ है, 2 बार ऑल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, डायऑल हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आपको मिलता है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, बेंजीन 1,2 डायऑल, बेंजीन 1,2 डायऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। Which one of the following has the most negative, highest negative electron gain enthalpy। देखिए मेटल्स तो इसमें से हटा दीजिए आप, मेटल्स तो कभी हो ही नहीं सकते हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, F और Cl। F के अंदर छोटा साइज होने की वजह से रिपल्शंस देखने को मिलते हैं, और इस वजह से जो F का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, Cl के कंपैरिजन में। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है बेटा, Cl है। Cl के लिए अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम देखें तो वो होता है हमारा 349 किलो जूल पर मोल, और F के लिए अगर हम देखें तो वो होता है बेटा -328 किलो जूल पर मोल। और आपका जो सोडियम है, सोडियम के लिए जो होता है वो है -53 किलो जूल पर मोल, और लिथियम जो है आपका उसका है बेटा -60 किलो जूल पर मोल। क्लियर है यहां तक बात। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो Cl है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। स्टेटमेंट 1 आपका कुछ इस बात को कहना चाह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे जैसे कि जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए सबसे पहली बात, जो नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इंडिपेंडेंट रहता है। क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे वो पर्टिकुलर चीज कैसी रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। तो आपका जो यहाँ रिलेशन फर्स्ट में बता रहा है वो तो हो गया गलत। अब सेकंड में जो ये बात कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन ये इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फंडा है वो तो फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होता है, और ये तो
बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है, और यहाँ पे अपना स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे आपका फॉल्स है, तो एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो नेचर है वो क्या है, जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी तो वो आपकी पर्टिकुलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाता हूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाता हूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट है जिनको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, लेकिन हमारे पास कुछ वेरिएशन भी यहाँ पे मिलेंगे जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्शन नहीं बोलना है उनको हम कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए डाउन द ग्रुप जाने से वो डिक्रीज हो रही है, यानी सबसे ज्यादा तो किसका हो गया, बी का हो गया। क्लियर है यहाँ पे बात। उसके बाद आपका किसका हो जाता है, टीएल का, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, और फिर लास्ट में किसका आ जाएगा बेटा, इंडियम का। क्लियर है ये बात। ठीक है, गैलियम के अंदर और टीएल के अंदर, ठीक है, टेलुरियम के अंदर, इन दोनों के अंदर आपको वेरिएशन मिला है। गैलियम का जो वेरिएशन आपको मिलेगा वो मिलेगा बेटा डी सबशेल के वजह से। पुअर शील्डिंग है किसके अंदर, डी सबशेल के अंदर। टीएल के लिए पुअर शील्डिंग है आपके एफ सबशेल के अंदर। क्लियर हुई ये चीजें। ठीक है, चलिए तो जो आपका ऑप्शन यहां से देखने को मिलता है, बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन जो देखने को मिलता है वो आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, बी सबसे ज्यादा, टीएल, गैलियम, एल्यूमिनियम और देन फिर इंडियम। क्लियर हुई बेटा ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल ऑफ CO H2O होल 6+3। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है तो जो प्लस चार्ज लगा हुआ है एंटिटी पे वो डायरेक्टली किसको मिलेगा, CMA को मिलेगा, सेंटर मेटल एटम को मिलेगा। क्लियर है। और ऐसा अगर होता है तो CO के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा बेटा, +3। जब CO+3 का बनता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगा आपका 3d6 4s0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और इस केस में आपके पास डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 5 ऑर्बिटल ऐसे लगाएंगे इस तरीके से और 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, और इस तरीके से आप आंसर करके आ जाएंगे, जो कि काफी गलत होने वाला है। ध्यान से देखिए, जो CO है, COH2 होल 6 जो यहाँ पे बना हुआ है कंपाउंड, वो आपका कंपाउंड है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में स्प्लिटिंग होती है थर्ड एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल के बीच में। ठीक है, तो जब स्प्लिटिंग हम करेंगे तो हमारे पास 2 एनर्जी लेवल आएंगे CO+3 के लिए। एक आएगा बेटा T2G और एक आएगा हमारे पास EG। ठीक है, जिसमें EG में हमारे पास 2 पोजीशन है और T2G में 3 पोजीशन है। क्लियर हुई ये बात। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे वो किसमें भरेंगे, T2G के अंदर भरेंगे। क्लियर। और T2G के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलने वाले, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने रहने वाले हैं, 0 रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर नहीं दे सकते हैं। इसमें सोचना पड़ेगा कि जो आपको कॉन्जुगेशन कंपाउंड दे रखा है वो स्प्लिटिंग करेगा डी ऑर्बिटल की। क्लियर है ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। एक एल्कीन आपको दे रखी है, ए उस पे पर्टिकुलर कोई रिएजेंट लगाया गया है और वो कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो गया है। देन बी लगाया गया है और वो एल्डिहाइडिक ग्रुप सेम है उसका, ठीक है, और आपको COONA देखने को मिलता है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एल्कीन से आप कीटोन या एल्डिहाइड में जा रहे हो अगर, तो ऐसे केस में कंफर्म होता है कि आप क्या करवाने वाले हो, ओजोनोलाइसिस करवाने वाले हो। तो सबसे पहले चेक करो कि ओजोनोलाइसिस क्या है, किसके अंदर है। देखो
O3 ZnH2O, ये तो हो गया आपका गलत, फोर्थ भी हो गया गलत। फर्स्ट और थर्ड बचते हैं। फर्स्ट और थर्ड में बी चेक करते हैं। बी जो यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है ये है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ऐसे केस में I2NaOH बिल्कुल सही है, बी यही होगा। हाइड्रोलाइसिस इसका हम नहीं करेंगे, हाइड्रोलाइसिस से आपको नहीं मिलेगा ये CO Na और CHO, ठीक है। तो बी जो है आइडोफॉर्म टेस्ट करवाएंगे तभी ये चीज आपको मिलेगी। RCONA जो मिलता है आपको आइडोफॉर्म टेस्ट के बाद ही मिलता है। तो ऐसे पर्टिकुलर जैसे, अच्छा ये थोड़ा सा एरर है इसके अंदर, इसको करेक्ट कर लेंगे हम। O3 होना चाहिए यहाँ पे। तो पहले तो हमने ओजोनलाइसिस किया और उसके बाद हमको क्या मिला, I2NaOH मिला। पहले ओजोनलाइसिस और फिर I2NaOH, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? पहले तो ओजोनलाइसिस करेंगे, साफ है, और फिर हम क्या करेंगे, I2NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे जिससे हमको RCONA मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन तो सही होते, एक गलत होता है और वही आपका आंसर है। क्लियर? तो उस चीज को हाईलाइट कर लीजिए जिससे ज्यादा ज्यादा ध्यान आपका इस पर्टिकुलर चीज में जाए। इन होमोलोगस मिक्सचर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन एनी रेशियो। देखिए यहां पे पकड़िएगा चीजों को, ठीक है। फिर बोल रहा है एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। देखिए जब भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो फिक्स रेशियो में होते हैं बेटा। किस में होते हैं? फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। अब एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो आपका जो 2 सेकंड स्टेटमेंट है, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका क्या है, यहाँ पे गलत ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमको मिल चुका है, हमारा आंसर हो चुका है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है ये। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा गैलेक्टोज, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले देखो अल्फा ग्लूकोज जो है और अल्फा गैलेक्टोज जो है हमारे, वो होते हैं हमारे एपीमर्स होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? एपीमर्स होते हैं। और एपीमर्स भी कौन से होते हैं? C4 एपीमर्स होते हैं। तो ऐसे केस में फर्स्ट का तो बी होना चाहिए, तो आपके जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, टोटली रॉन्ग हो चुके हैं। सेकंड की बात करें अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज जो है, अल्फा जो ग्लूकोज है हमारा वो एल्डो हेक्सोस है, ठीक है। और अल्फा फ्रक्टोज जो है वो हमारा, अल्फा फ्रक्टोज के लिए भी बात करते हैं, ये हमारा है कीटो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस, ठीक है। तो एक एल्डो हेक्सोस है, एक कीटो हेक्सोस है, दोनों आपस में क्या हो गए बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। दोनों आपस में क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। क्लियर है? तो फंक्शनल आइसोमर यहाँ पे डी मिल रहा है, तो आपका सेकंड का डी हो जाएगा। अब तक ऑप्शन सिमिलर चल रहे हैं, अब थोड़ा सा चीजें चेंज हो सकती है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या है? अल्फा ग्लूकोज अगर मैं बात करूं और बीटा ग्लूकोज की बात करूं तो ये दोनों क्या है बेटा? अपने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है C1 कार्बन के अकॉर्डिंग, और ऐसी चीजें जो C1 कार्बन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में है वो आपकी क्या कहलाती है? एनोमर कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोमर्स कहलाती है। तो थर्ड का हो जाएगा सी, और थर्ड का सी होने से हमको ये पता चल गया कि सेकंड आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर भी हम एक बार फोर्थ चेक कर लेते हैं, अल्फा राइबोस और अल्फा ग्लूकोज। अल्फा राइबोस और अल्फा ग्लूकोज, देखिए अल्फा अगर राइबोस की बात होती है तो अल्फा राइबोस के केस में ये पेंटोस है, और अल्फा ग्लूकोज जो है आपका वो है आपका हेक्सोस, ठीक है। पेंटोस से हेक्सोस पे जा रहे हो, पेंटोस से हेक्सोस पे जा रहे हो, फर्क तो आया होगा। और किस चीज का फर्क आया होगा? होमोलोगस सीरीज का फर्क आया, ठीक है। क्लियर है? एक CH2 यूनिट का फर्क है, और इस केस में फोर्थ का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, तो सेकंड विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शनल एलिमिनेशन के साथ क्वेश्चन को करते रहिएगा जिससे आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अरेंज द फॉलोइंग एनाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी पे एनाइंस को कुछ
एनाइंस हमको दे रखे हैं 1 2 3 4 करके, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये भी क्या है 5 कार्बन है। थोड़ा बहुत इन पे फर्क है, कुछ नॉर्मली दे रखे हैं, कुछ अपने को पाई बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ दे रखे हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। तो अगर हम फोर्थ को चेक करें बेटा, फोर्थ तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जो कि क्या है साइक्लो, फोर्थ का नाम भी मैं लिख देता हूं, साइक्लो पेंटा डाइएनाइल। फोर्थ है हमारा साइक्लोपेंटाडाइएनाइल, जो कि इजीली क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो रेजोनेंस इसके अंदर मिल गया है, तो ऐसे केस में आपका ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो फोर्थ ही इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, तो सेकंड आपका आंसर हो चुका है यहाँ पे। लेकिन एक बार और हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, किसी और ऑप्शन में फोर्थ आगे नहीं है तो सेकंड आंसर तो कंफर्म है, लेकिन चेक करते हैं बाकी ऑप्शन को भी, तो हम कंफर्म और हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हमारा पहले आ चुका है। फिर उसके बाद चेक करते हैं, जैसे थर्ड को अगर हम चेक करेंगे, सेकंड को हम चेक करेंगे और फर्स्ट को चेक करेंगे। तो फर्स्ट, थर्ड और सेकंड में आप कार्बन का नंबर ऐड कर रहे हो। पहले आपने 3 कार्बन लिया, फिर 4 लिया, फिर 4 लिया। आप ध्यान रखना, जिसमें कार्बन कम होता है, जो छोटी चेन है, जो छोटी रिंग है, उसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है, और जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है वो सबसे अनस्टेबल कैटेगरी में आ जाती है। ऐसे अगर हम बात करें सभी की, तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा, थर्ड जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल मिल जाएगा, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, और अपना फोर्थ तो नंबर 1 पे था ही। तो ऐसे केस में आपका सेकंड क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको CH3 CH2 CH2Br NOH C2H5 दे रखा है, एक कंपाउंड बनेगा A, और उसके बाद H+H2 हाइड्रोलाइसिस करा के B बनाया है, हाइड्रोबोरेशन करके C बनाया गया है। देखिए कुछ आइडिया तो यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन हम तभी कराते हैं जब हमको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए। ठीक है, और अगर हम H+H2 करवा रहे हैं तो यहाँ पे कंफर्म होगा कि डायरेक्ट ये चीजें अटैक कर रही है, तो ये किस पे करेगी, स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगी, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी बिना पेन चलाए हो चुका है। यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, क्योंकि बी और सी ये पूछ रहा है हमको, और बी हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, और जो हाइड्रोबोरेशन से प्रोडक्ट मिलता है वो 1 डिग्री मिलता है, तो प्रोपेन 1 ऑल आपका यहाँ पे आंसर है। क्लियर? बाकी सारे ये गलत हैं, बोथ प्रोपेन 1 ऑल और बोथ प्रोपेन 2 ऑल नहीं हो सकता आपका। क्लियर? फर्स्ट भी गलत हो गया। एक बार और करके देख लेते हैं। जैसे जो ए प्रोडक्ट है आपका, जो ए प्रोडक्ट है वो आपका आया है यहाँ पे बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NOH C2H5 से रिएक्शन करने के बाद अगर डायरेक्ट हम इसको H+H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा आपका CH3 CH3 और OH। क्लियर? और अगर हम इसको हाइड्रोबोरेशन करवा देंगे तो यही पर्टिकुलर चीज क्या बन जाएगी, CH3 CH2 और OH। क्लियर? ये आपका क्या है, प्रोपेन 2 ऑल, और ये आपका क्या है बेटा, प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर होती है ये चीजें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V2O5, ठीक है, इन BM। चलिए V2O5 की अगर हम बात करें तो इसको x कंसीडर करते हैं, 2x - 10, कोई चार्ज इस पे नहीं है तो हम मानेंगे 0। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे +5। क्लियर? यानी V जो है हमारा वो कौन सी स्टेट में है, +5 स्टेट में है, और जब V +5 स्टेट में होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ होगा 3d0 4s0। क्लियर? यानी कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इवन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ऐसे केस में n का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0, और जब n का वैल्यू 0 आएगा तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे आंसर जो है आपका वो हो गया फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई गई है, सॉल्ट लिया गया है एक X, ग्रीनिश येलो गैस इज प्रोड्यूस्ड, सॉल्ट X कंटेन। अच्छा, जो सॉल्ट हमने लिया है वो क्या कंटेन करता है, ऑब्वियसली हेलोजन हमको यहाँ पे गिवन है, F- Cl- Br- और I-। ग्रीनिश येलो गैस निकालनी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज से ग्रीनिश येलो गैस निकल रही है। तो सबसे पहले एक चीज तो आप क्लियर कर लो बेटा, जो F- है ना, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन
ऑफ F माइनस, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है केमिकल रिएजेंट लाइक KMnO4 और H2SO4 से। ठीक है, तो F माइनस तो कभी भी आपका यहाँ पे आंसर हो नहीं सकता, मतलब जो सॉल्ट आप ले रहे हो उसमें जो X ले रहे हो वो आपका F माइनस तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीडेशन करेंगे अगर दूसरी हैलाइड्स का, अगर दूसरी हैलाइड का ऑक्सीडेशन होगा भी, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर हैलाइड्स, ठीक है, और ये क्या करेंगे बेटा, डाइहेलोजन प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसेस डाइहेलोजन्स। जैसे जो Cl है, Cl माइनस है, वो क्या बना लेगा Cl2, Br माइनस Br2, और I माइनस क्या बना लेगा I2 बना लेगा। जिसमें आपके पास जो Cl2 है वो किस तरीके की गैस प्रोड्यूस करेगा, ग्रीनिश येलो। Br2 कैसी करता है बेटा, रेड, और जो I2 है वो कैसी करता है, वॉयलेट। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये, और इस केस में आपको आपका आंसर मिल चुका है, ग्रीनिश येलो है आपका Cl2, तो ऐसे केस में सेकंड आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट यूनिट ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन, अंडर रूट कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन की पावर हाफ। ठीक है, स्लोप का इसका अपने को जो यूनिट बताना है वो बताना है बेटा स्लोप का। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो यूनिट है पर्टिकुलर स्लोप की यूनिट है, तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। आपकी जो डिवाई-हैकल इक्वेशन है, डिवाई-हैकल जो इक्वेशन है आपकी, उसकी बात करते हैं। लैम्डा एम, लैम्डा नॉट एम, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी। कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको देखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो स्लोप हम निकालेंगे वो निकालेंगे लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी के बीच में। ठीक है, और यहां पे वो जो स्लोप है वो आपको क्या है, माइनस ए देखने को मिलता है। अब जो यूनिट निकालनी है वो भी इसी की निकालनी है, यानी यूनिट ऑफ स्लोप, यूनिट ऑफ स्लोप आपको देखने को मिलती है यूनिट ऑफ लैम्डा एम अपॉन यूनिट ऑफ अंडर रूट सी, जिसको अगर हम आगे लिखें तो ये बनेगा बेटा एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन मोल, लेटर होता है तो जिसको हम सी एम, क्योंकि सी एम में गिवन है तो सी एम माइनस 3 ले लेंगे, अंडर रूट हाफ। क्लियर, ये चीज को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हो गया -3/2, ठीक है, सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपके पास मोल हाफ भी है, ऊपर ले लेते हैं सभी को, और आपके पास सी एम 3/2 भी है। इसको फर्दर अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा सी एम 7/2 मोल -3/2, और हमारे ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट यही है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो चुका है बेटा, करेक्ट हो चुका है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एडसॉर्बेंट इन एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए जब भी हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो पर्टिकुलर दो ही चीजें उसके अंदर यूज में आती है, एक तो सिलिका जेल और एक एल्यूमिना, सिलिका जेल और एल्यूमिना, तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो चुका है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही यहाँ पे आपके यूज आते हैं एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। करेक्ट प्रोडक्ट आपको बताना है
2 डिग्री अमाइन यहाँ पे आपको गिवन। ठीक है, प्रोडक्ट आपको बताना है। देखिए इस तरीके की रिएक्शन जब भी है तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक चीज हटती है, दूसरी चीज आके उसकी जगह लग जाती है। तो आपका जो प्रोडक्ट आपको यहां मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलेगा। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हमारा ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ number of sigma and pi bond? So what is the sum of number of sigma and pi bond present in 2-oxo-hex 4-ine-oic acid? पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। हेक्स है तो 6 कार्बन तो बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऑइक एसिड भी है। इस तरीके से एक एक बॉन्ड आप बना लीजिए क्योंकि काउंट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ऑक्सो भी लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है तो यहीं पे लगा हुआ है ये इसका मतलब। उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये है 4 1 2 3 4। यहाँ पे आपके ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2, ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 ना 10 11 12 13 और आपका 14। तो सिग्मा बॉन्ड तो आपके पास क्या आ चुका है, 14 आ चुका है। क्लियर। पाई बॉन्ड देख लेते हैं हम। पाई बॉन्ड हमारे पास 1 2 3 और 4 पाई बॉन्ड यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहे हैं। पाई बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। क्वेश्चन में पूछ रहा है सम ऑफ सिग्मा एंड पाई है ना, तो इन दोनों का हम सम कर देते हैं, बात खत्म। आपका आंसर क्या आ गया, 18। ठीक है, चलिए फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट Q फॉर एन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 10 लीटर। ठीक है, इन जूल आपको आंसर करना है, जूल के अंदर। वेरी गुड। चलिए तो आपका एक वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। ठीक है, डेल्टा वी, जिसमें हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है -8। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10⁵। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज बाय 10। ठीक है, तो ऐसे केस में हम जो डेल वी है टोटल वो हमारे पास आ जाएगा 10। इसको भी हम लीटर को भी चेंज कर लेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब के अंदर। क्लियर। अब हमारा ठीक है, जो क्वांटिटीज है वो क्या हो चुकी है बेटा, सेम हो चुकी है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। -8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है, -8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये हमारा आ गया -8000। ये हमारा आ चुका है -8000 जूल। क्लियर, ये हमारा वर्कडन निकला। ये पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट। तो आपकी जो हीट होती है उसके लिए भी हमारे पास एक रिलेशन है, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा E। ये हमारे पास रिलेशन है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, तो आपका जो डेल्टा ही है वो तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। डेल्टा E 0 है तो Q प्लस W किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। जहां पे Q जो है वो -W के बराबर आ गया। W आपका कितना है, -8000 है, -8000 है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल गया बेटा, 8000 जूल। क्लियर, Q की वैल्यू निकल गई +8000 जूल, +8000 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटानिलाइड formed when acetic anhydride is in excess is treated with 18 ग्राम ऑफ एनिलीन। नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना है।
ठीक है। 18 ग्राम एनिलीन हमने लिया है। पहले इस रिएक्शन को हम बना लेते हैं एक बार। NH2, इसके साथ हमने एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाई है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ इस तरीके का होता है। ये रिएक्शन कंप्लीट होके आपका जो प्रोडक्ट यहां पे बनेगा बेटा, वो बनेगा NHCOCH3। ये आपने कितना लिया है? 18 ग्राम लिया है, ठीक है। अगर हम मोल्स की बात करें, एनिलीन के मोल्स की बात करें, मोल्स ऑफ एनिलीन की हम बात करें, तो वो आपका निकलेगा यहाँ पे गिवन मास कितना है? 18, और एटॉमिक मास एनिलीन का क्या होता है? 93, ठीक है। तो 93 यहाँ पे हम पुट करेंगे, और अब हमको वो निकालना है मास ऑफ एसिटे एनालाइड, ठीक है। मास ऑफ एसिटे एनालाइड, ठीक है। तो मोल्स जो रिक्वायर्ड हैं मल्टीप्लाई मास ऑफ एसिटे एनालाइड। क्लियर? सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था मोल कंसेप्ट का, ठीक है। बस आपको प्रोडक्ट निकालने थे, है ना। प्रोडक्ट अगर निकल गया तो मास निकल जाएगा, प्रोडक्ट अगर पता चल गया तो उसका मास तो आप निकाल ही सकते हो। इसको जैसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 26.12, जिसमें हमको नियरेस्ट इंटीजर लेना है, तो वो हम लेंगे बेटा 26, ठीक है। तो 26 यहां पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, we have a complex of Fe+3 ion having electronic configuration according to crystal field theory is this। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे दे रखा है। If complex is Fe NH3X और Y, then value of, ठीक है। देखिए NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, यानी जो भी चार्ज Fe पे आया है +3 का, वो Cn की वजह से आया होगा। तो Cn का यहाँ पे पता चल गया मुझे डायरेक्टली कि Cn जो है वो कितने होने वाले हैं? 3 होने वाले हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो Fe+3 है, न्यूट्रल लिगेंड है NH3, Cn पे जो चार्ज होगा या Cn की वजह से जो चार्ज होगा वही Fe पे आएगा, यानी कि Cn कितने होने चाहिए? यहाँ पे 3 होने चाहिए। तो Y का वैल्यू तो कंफर्म हो जाता है आपको कि कितना है? 3 है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, T2G और Eg के अंदर स्प्लिटिंग हो रही है। T2G में 5 भरा जा रहा है और Eg के अंदर 0 भरा जा रहा है, यानी कि इस स्प्लिटिंग को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो ये जो स्प्लिटिंग है आपकी, ये पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड होते हैं? 6 लिगेंड होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके कितने लिगेंड हो गए बेटा? टोटल 6 लिगेंड्स हो गए। तो x + y = 6, और जिसमें हमको y की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, क्योंकि Cn हमको डायरेक्टली पता चल गया था, दैट इज 3, और 6 लिगेंड होने वाले हैं, तो NH3 का जो x है वो भी कंफर्म हो गया कि वो कितना होगा? 3, क्योंकि टोटल लिगेंड 6 होने वाले हैं। तो x + y का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा, दैट इज 6 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम एट ए सर्टेन टेम्परेचर T केल्विन हुज Kc = 3 × 10⁻13। एक रिएक्शन आपको यहाँ पे गिवन है उस चीज के लिए। अच्छा ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kc' फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज A मल्टीप्लाई बाय 10⁻+B। अच्छा जी, ठीक है। मतलब अपने को जो रिलेशन निकालना है, Kc' निकालना है ना, वो उस रिलेशन में जो A और B होगा वो हमको यहां से मिल जाएगा, वो रिलेशन जो निकलेगा, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में वो रिलेशन हमको निकालना पड़ेगा। A + B का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा। और एक रिएक्शन आपको दे रखी है पर्टिकुलर K', जिसके लिए आपको निकालना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 में क्या है बेटा? सिमिलरिटी क्या दिख रही है आपको? ये रिएक्शन जस्ट इसकी क्या है? अपोजिट है, उल्टी है। मतलब जो SO3 फर्स्ट रिएक्शन में बन रहा है, यहाँ पे वो SO3 क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन जब इसकी उल्टी हो जाती है, तो हमको Kc और Kc' का रिलेशन तो पता है। अब n की वैल्यू हमको यहाँ पे जज करनी है कि ऐसा कौन सा नंबर हमने मल्टीप्लाई किया कि ये हाफ खत्म हो गया है यहाँ से, क्योंकि O2 के पास यहाँ पे हाफ नहीं है। तो नोटिस करना, हमने किसको मल्टीप्लाई किया है? 2 को पूरी रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। SO3 पे 2 आ गया, SO2 पे 2 आ गया, और O2 से यहाँ से जो हाफ था वो हट गया है। तो ऐसे केस में n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुका है बेटा? हाफ हो चुका है। अब हम जानते हैं हमारे Kc' C का जो वैल्यू है वो आएगा 1/Kc।
और इधर जो पावर होती है वो n होती है, और n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ठीक है, आपकी Kc की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है ही, तो Kc डैश इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -13 की पावर 2। इसको जैसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.11 इंटू 10 टू द पावर 25। ठीक है, अब इसको हमने अरेंज कर दिया a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर b, और जो पावर है वो प्लस में है, वो तो दिख भी रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है, पावर यहाँ पे किसमें, प्लस में। अब a और b हमको लेना है और a प्लस b करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो a है बेटा वो हो गया 1.11, और b जो है हमारे पास वो हो चुका है 25। a प्लस बी की जो हमारे को वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी वो मिलेगी 26.1। क्लियर है ये बात? 26.1 आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे आंसर हो चुका है। क्लियर? चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल व्हेन n इक्वल टू 4 एंड m इज 0। m 0 के लिए n की वैल्यू 4 आपको रखनी है, यानी कि आपके टोटल जो सबशेल यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो कितने देखने को मिलेंगे, जैसे 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया और 4f हो गया। क्लियर? अगर मैं m की वैल्यू की बात करूं तो इसके लिए m की वैल्यू क्या है, m इक्वल टू 0 है। यहां भी m की वैल्यू m इक्वल टू 0 आपको मिलती है। ठीक है, एक मिलती है m इक्वल टू 0 पे, है ना, एक मिलती है +1 पे और एक मिलती है -1 पे। इसी तरीके से एक मिलती है आपको d के अंदर, एक 0 पे मिलती है, एक -1 -2 और एक +1 +2 पे मिलती है। और यहां पे आपको मिलती है बेटा एक 0 पे, -1 -2 और -3 पे, +1 +2 और +3 पे। तो ये पूछना चाह रहा है कि m की 0 वैल्यू के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। तो m की 0 के लिए एक तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, एक। m की 0 यहां भी आ रही है 2, 3 और 4, तो टोटल कितने हो चुके हैं आपके पास, यहाँ पे 4 हो चुके हैं मैक्सिमम नंबर, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में कुछ बातें कही गई है, आपको ये बताना है कितने करेक्ट है, और कितने करेक्ट हैं वो नंबर आपको बताना है। यानी कि 5 ऑप्शन यहाँ पे गिवन दे दिए हैं, इन 5 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कितने नंबर के ऑप्शन करेक्ट हैं। देखिए, इट इज द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन स्पेस प्रोग्राम, ठीक, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर bubbled through porous carbon electrons into concentrated NaOH solution, ठीक है, it produces electricity with an efficiency of 40%, 40% नहीं, वो efficiency कितनी है आपकी 70% है, it is pollution free cell, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेटा A, B, C और E, D आपका यहाँ पे रॉन्ग है। तो टोटल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कितने हो चुके हैं आपके पास, 4 हो चुके हैं, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले सवाल पे। चलिए, एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक ऑफ 4th पीरियड हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स Z+3 इज 3.9 bm। देखिए 3.9 bm आपका क्या आने वाला है, मैग्नेटिक मोमेंट आया है। देन फाइंड द मिनिमम एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट Z। एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर निकाल लेना है, 4th पीरियड का है, Z अगर उस एलिमेंट पे +3 की पावर है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 3.9 है। अब 3.9 में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान सवाल है ये। 3.9 का मतलब कितना हुआ, 416 का अंडर रूट जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4, लेकिन जब हम 15 का अंडर रूट करते हैं ना तो बेटा हमारे पास आंसर आता है 3.86। तो समहाउ ये किसके बराबर है, 3 राउंड ऑफ करेंगे तो 3.9 के बराबर। यानी कि अगर इस चीज को हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे n+2 हम करते हैं ना, तो n का वैल्यू हमको यहां से मिल चुका है। क्लियर? डायरेक्टली वैल्यू देखते ही आंसर आ गया था, लेकिन ये करके बताया गया आप लोगों के लिए। क्लियर? n का वैल्यू यहां से 3 आ चुका है, क्योंकि वो जो bm की वैल्यू है तभी पॉसिबल हो सकती है जब n की वैल्यू आप क्या पुट करो, 3 पुट करो। तो यहां पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। Z+3 आपका आयन है, 3 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। तो ऐसे केस में आपका जो एलिमेंट बनता है वो बनता है Cr+3, जो कि यहां पे रहेगा 3d3 4s0, 3d3 4s0 में, क्योंकि ये पहले किस में था 3d5 4s1 में, 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए तो ये किस में बच गया 3d3 में बच गया। और ऐसे केस में 3d3 के केस में तीनों ही जो इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद होंगे d के अंदर, वो तीनों ही क्या रहेंगे बेटा अनपेयर्ड रहेंगे। क्लियर हुआ? तो ये जो आपका यहां से आंसर निकल के आता है वो क्या है Chromium+3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज x मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 k। ठीक है, वैल्यू ऑफ x, अच्छा k का वैल्यू दे रखा है एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है, kf आपको वाटर का गिवन है, डेंसिटी वाटर की गिवन है। क्लियर है बेटा? एक फॉर्मूला होता है हमारा डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF मोलिलिटी, ये फॉर्मूला हमारा होता है। क्लियर? KF का वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है, मोलिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, हमको यहाँ पे क्या चाहिए I का वैल्यू चाहिए। क्लियर? I के वैल्यू की अगर हम बात करें तो I के वैल्यू क्या होता है हमारे पास बेटा 1 प्लस n माइनस या अल्फा n-1, इस तरीके से। तो n का वैल्यू भी हमको मिल जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट होगा CH3CO माइनस में H प्लस में, और साथ में CH3COOH भी उसमें रहेगा, ठीक है, पार्शली डिसोशिएट होगा। तो उसके लिए हम n का वैल्यू तो यहां से ले लेंगे, अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अल्फा जो होता है आपके लिए एसिड्स के लिए वो होता है बेटा √K/C, √K/C। K का वैल्यू आपको गिवन है उस पर्टिकुलर एसिड के लिए, यहां पे पुट कर दीजिए 1.8 × 10⁻⁻5, ठीक है। कंसंट्रेशन जो यहां पे निकलेगी, कंसंट्रेशन भी हम निकाल लेते हैं, 3/60 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। गिवन मास, ये आपका मोलर मास, ये आपका वाटर का दे रखा है, सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट का मास दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 1000। ये 3 जीरो से 3 जीरो हम खल्लास कर देते हैं, 3/30 आ रहा है, तो ये भी खल्लास हो गया, 1/10 बच गया, तो ये हो गया बेटा यहाँ पे 10⁻⁻1, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 10⁻⁻1 में पुट इसलिए किया है क्योंकि ऊपर एक डिजिट है आपके पास 10⁻⁻5 जो सॉल्व हो जाएगी इससे, इसलिए 0.1 में नहीं रखा उसको, ठीक है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √1.8 × 10⁻⁻4, जिसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देगा बेटा 1.3 × 10⁻⁻2, और क्या लिख सकते हैं हम इसको 0.013। ये आपका अल्फा का वैल्यू आ गया। इस अल्फा के वैल्यू को आप I के अंदर पुट करेंगे, I आपका है 1 प्लस 0.013 n, जो आपका डिसोशिएट हुआ है CH3 जो है आपका, ठीक है, वो डिसोशिएट हुआ है दो चीजों में, CH3CO माइनस प्लस H प्लस के अंदर। क्लियर? तो ऐसे केस में दो चीजों में डिसोशिएट हुआ है तो 2-1 यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। इसको जैसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा I का वो आ जाएगा 1.013। I का वैल्यू हम डेल्टा TF की वैल्यू में रखेंगे 1.013 इंटू KF का वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है 1.86। कंसंट्रेशन तो हमको पता ही थी क्या थी बेटा 0.1 है ना, कंसंट्रेशन क्या थी 10⁻⁻1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.88 10⁻⁻1, ठीक है। अब ये जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है ये 10⁻⁻1 में ही हमको रखना था, और x का वैल्यू बताना था, x का वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 2 × 10⁻⁻1। x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चे
ये आज का पेपर था आपका शिफ्ट 2 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।